मेरे प्रिय मित्रों, आइए 11 नवंबर 2020 भूमंज ज्योतिष पाठशाला बीजेपी स्वाध्याय दिवस 90वां मनोविज्ञान की 16वीं 28 दिवसीय ज्योतिष स्वरूप कार्यक्रम के 9वें दिवस में आइए प्रवेश करें। सबसे प्रथम यह जानना अनिवार्य है सूर्योदय और सूर्यास्त, सनराइज एंड सनसेट। सनराइज कितने बजे, सूर्योदय कितने बजे? 6:56। 6:56 4 मिनट यहाँ बचे, 7 बजने में 4 मिनट तो यहाँ रहे। 7 से 8 33 मिनट यहाँ, 33 34 35 36 37 1:38 हो चुके हैं। और 38 ही नहीं, 39 भी हो, समय तो बढ़ रहा है कि 37 है तो 38 39, 1:39 हो चुके हैं सूर्यदेव को आए हुए। लोकल टाइम, स्थानीय समय 1:37 38 39, 1:39, 1 घंटा 39 मिनट हो चुके हैं। तो हम कहेंगे 1:39 हो चुके हैं, तो 1 बजा है, 2 बजने को है। तो आइए हम भी दैनिक कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम मुख्य कार्य जो कर्तव्य है स्वाध्याय, आइए स्वाध्याय में प्रवेश करें। आज 90वीं पाठशाला है। इसके बाद 10 दिन शेष रह जाते हैं फिर 100वीं पाठशाला को होने में। और 100वीं पाठशाला यानी कि वो 21 दिसंबर को होगी और उस दिन सुंदरकांड का आयोजन होगा। ये ख्याल रखना अनिवार्य है। तो आइए स्वाध्याय में प्रवेश करें। जानते हैं पाठशाला के 2 भाग। पहला भाग को हम पाठ्यचर्या प्रश्नोत्तर चर्चा, दूसरे भाग को पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा कहते हैं। कुछ खास नहीं, 2 दिन के बाद प्रश्नोत्तर चर्चा हो रही है पाठ्यक्रम में, पाठ्य चर्चा में। कल हमने पूरी विशेष बात हमने नहीं की, एक ही सूत्र पर हमने बात की थी और उसके बाद हमने पाठशाला के दूसरे भाग को विराम दिया था और वहीं पर हमने पाठशाला को भी पूर्ण कर दिया था, विराम अपनी बात को पूर्ण कर दी थी। 89 वाली जो पाठशाला थी, 89 दिवसीय जो पाठशाला चल रही थी, वहां पर हमने विराम दे दिया था। तो आज भी कुछ खास यहाँ पर हमें पाठशाला के दूसरे भाग में नहीं करना है। कुछ एक दो हम यहाँ पर कुछ जानकारी लेंगे, कहानी के माध्यम से एक दो कहानी लेंगे। तो यहाँ पर भी दूसरी प्रश्नोत्तर चर्चा है 10/12/2020 और 11/12/2020 दो दिवसीय प्रश्नोत्तर चर्चा है। कुछ खास प्रश्न भी यहाँ पर है नहीं, लेकिन कुछ कहानी के माध्यम से कुछ हमारे संकेत लेंगे। तो 2 दिवसीय आज रहेगी, फिर कल से हम कल को 12 हो जाएगा, कल को तो फिर परीक्षा होगी। और ज्योतिष की जो पाठशाला होगी उसको हम आज शाम को ही पूरा कर लेंगे। आज रात्रि को ज्योतिष की पाठशाला, जो हम कहते हैं ना पाठशाला के 2 भाग होते हैं, तो 28 दिवसीय ज्योतिष पाठशाला होगी उसको आज हम पूर्ण कर लेंगे। आज रात्रि को उसकी पाठशाला ले लेंगे, ताकि कल की पाठशाला से हम परीक्षा जो है उसको थोड़ा लेने का प्रयास करें। 2 प्रश्न पत्र हमने कहा था कि संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, नाटक, अलंकार, छंद, नीति, काव्य, व्याकरण, अनुवाद, 2 प्रश्न पत्र जिस पर हमने बात कर ली है, उसकी पाठशाला को कल यहाँ पर लेंगे। तो 32 दिवसीय हो जाएगा। 33 दिवसीय पाठशाला को हमने कहा था कि 21 दिसंबर को जो हम सुंदरकांड का आयोजन कर रहे हैं उसको संस्कृत वाले भाग में जोड़ देंगे, तब जाके 33 दिवसीय संस्कृत की जो पाठशाला है वो पूर्ण हो जाएगी। उसका मनोविज्ञान की यहाँ पर पाठों पर हम चर्चा कर लेंगे। एक इसका परीक्षा का आयोजन 2 जनवरी 2021 को हम कर लेंगे। और अंतिम 2 दिन में यहाँ पर 2 दिवसीय क्या होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होंगे उस पर हम 2 दिवसीय यहाँ पाठशाला कर लेंगे। 30 और 31 जो हम कहते हैं उसकी हम पाठशाला कर लेंगे। और साथ में बीच में
25 दिसंबर को भी था क्रिसमस डे, उस पर भी था चर्चा हम कर लेंगे। लेकिन उस दिन हमारा पाठशाला में कोई व्यवधान नहीं आएगा, थोड़ा उसको संकेत दे लेंगे, बाकी हमारी पाठशाला चलती रहेगी। ये है जानकारी, इस जानकारी को हमें समझना है, उसके उसी जानकारी के माध्यम से एक रोड मैप के किस हिसाब से दिशा में जाना है उसको पहले हम सूचना को समझ लेना है और ध्यान रखना है कि हमें उसके हिसाब से हमें किस हिसाब से कदम बढ़ाने हैं। बढ़ाए जा रहे हैं ऐसे नींद में, ऐसे बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा नहीं, थोड़ा हमें क्या बढ़ना है उसको हम किस हिसाब से हमें चलना है, किस हिसाब से हमें यात्रा करनी है, ट्रेवल करना है, उसको हमें उसके लिए हमें कुछ जानकारी सूचना पहले ले लेते हैं। उसके लिए हमारा कुछ पहले रूट मैप हमारा तैयार होना चाहिए, कुछ हमारी योजना पहले प्लानिंग हमारी होनी चाहिए। तो प्लानिंग के बारे में कह दिया और बाकी हमने इसके बाद हमने कहा कि नए वर्ष में 1 जनवरी 2021 से ही हम प्रारंभ कर देंगे टेस्ट सीरीज, 180 दिवसीय टेस्ट सीरीज, जिसको हमने नाम दिया था उपासना परीक्षण श्रृंखला नाम दिया था, UTS 2021 उसका हमें ख्याल रखना है। और साथ में यहां पर भी हम पाठशाला का पहला भाग पाठ्यचर्या प्रश्नोत्तर में भी हमारा फिर टेस्ट सीरीज जो है वो भी नए साल से प्रारंभ हो जाएगी। तो ये हमें ख्याल रखना है, भूल नहीं जाना है। 72,000 विचार आते हैं, इन विचारों में भी जो महत्वपूर्ण बात है उसको भूल नहीं जाना है, उसको हमें स्मरण रखना है, ख्याल रखना है। इसलिए बार बार हमें बीच में ये बातें ध्यान में, ख्याल में रहे, या ध्यान में रहे, ख्याल में रहे, स्मरण में रहे, चेतन मन में रहे, अनकॉन्शियस में नहीं चले जाए। हमने पहले ही बात किया कि मन के 10 भाग होते हैं, 10 हिस्से होते हैं, केवल उसमें एक भाग हमारा कॉन्शियस हमारा माइंड होता है, शेष 9 भाग हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है। और जब तक हमारी वो बात अनकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी तब तक उसको हमें बार बार उसमें ख्याल रखना पड़ता है। एक बार हम बात नहीं जाएगी उनको, अगर जाएगा तो उसके लिए फिर विल पावर की आवश्यकता होगी, उसके लिए हमें उतना संकल्प की शक्ति की आवश्यकता होती है कि एक ही बात में हमारी, उसके लिए बहुत हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पूरा शांत होना पड़ेगा, मन को इतना शांत करना पड़ेगा कि जैसे ही हम कहें वैसे हमारे मन के, अचेतन मन के जो नवा जो हिस्सा है वहां तक बात पहुंच जाए। उसके लिए विल पावर, उसी को हम विल पावर कहते हैं, उसको विल संकल्प शक्ति कहते हैं, उसको हम संकल्प कहते हैं, विल कहते हैं। कि एक बार हमने जो बात करी उसको हम दृढ़ संकल्प में भी हम कह सकते हैं, दृढ़ता, अडिग रहना, उसी को हम कह सकते हैं। अडिग रहना मतलब, अडिग रहने का मतलब हम अपनी बात को पूरे मन के परत पर हमने 10 के 10 परत पर हमने ये बात को पहुंचा दी है। अब उसको बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे मन ने बात, पूरे मन तक बात पहुंच चुकी है। लेकिन हम जो भी दैनिक कार्यक्रम करते हैं उसको एक ही मन में, कॉन्शियस में जो हमारा चेतन है वहीं पर दोहराते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर दोहराते हैं, फिर भूल जाते हैं। इससे कुछ हल नहीं होता है। एक बार ध्यान में यही हमें करना होता है कि इतना पूरा, इतना अपने आप को, मन को इतना गंभीर हमें कर देना, इतना उसको डावाडोल बना देना है कि पूरी परत, जैसे इसको उदाहरण के लिए बताएंगे कि जैसे हम श्वास पर हम प्रयोग करते हैं ध्यान में, कि अपने श्वास को प्राणायाम हम कहते हैं, प्राण को आयाम कर दे, जो प्राण है अर्थात आने वाले जाने वाले श्वास है उसको रोक दे, तो उस समय पूरा शरीर हमारा कांप जाएगा। तो इस क्षण में हम जो भी हम कहेंगे तो पूरे मन के, पूरा मन में बात पहुंच जाएगी, सूचना वो जो खबर दे रहे हैं वो पूरे मन में पहुंच जाएगी। और वो फिर उसको बार बार दोहराने की, बार बार कहने की आवश्यकता फिर नहीं होती है, वो स्वतः ही हो जाता है क्योंकि पूरे मन में पहुंच चुकी है बात। लेकिन अगर उसको, अगर हम प्राणायाम जैसे हम करते हैं, अगर प्राणायाम जो अगर हम उसको नहीं करें, पूरे श्वास को अगर रोक कर नहीं करें, ऐसे ही कह दिया बस हाँ ठीक है, तो उसमें फिर शक्ति जैसी कुछ नहीं होती। हमने कह लिया, औपचारिकता कर लिया, चेतन मन ने कह दिया। अचेतन मन में तो, अचेतन मन तो चेतन से बड़ा है क्योंकि 9 हिस्से वहां है और चेतन में केवल एक ही हिस्सा है, 1/10 और वो 9/10 है। तो अचेतन अनकॉन्शियस माइंड बड़ा है, इसलिए हमें वहां के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बाहर से हमें कुछ योजना करनी पड़ेगी, वो ध्यान में करना पड़ता है। उसको श्वास को प्राणायाम करना, आयाम श्वास को रोकना है, तो उसमें पूरा हमारे प्राण में श्वास की आवश्यकता होती है। तो उस समय में उस जब प्राण की मांग होगी तो हमारे अचेतन मन भी खुल जाता है, अचेतन मन भी बात जाती है। क्योंकि प्राण के लिए क्या होगा, हमारा शरीर, हमारा पूरा शरीर मांग करेगा। जन्म और मृत्यु, अभी क्या है, मृत्यु का यहाँ पर करो या मरो वाला हिसाब हो गया है। तो मरने के लिए क्या करना, अब भाई अगर श्वास नहीं चलेगी तो मृत्यु में क्या होता है, श्वास चलती है, श्वास का चले जाना, न श्वास आती है न जाती है।
तो श्वास का जब गति जब पूर्ण हो जाती है, जब श्वास नहीं रहती तो मृत्यु। तो इस क्षण में ध्यान में, तो ध्यान का मतलब होता है मरने की तैयारी करना, मरने के लिए तैयार होना, वो ध्यान है, वह है मेडिटेशन। जो मरने के लिए तैयार है वही ध्यान को उपलब्ध हो सकता है, वही ध्यान का अधिकारी है, योग्यता रखता है, एलिजिबिलिटी रखता है। जो मरने को तैयार नहीं है, अब मरने के लिए क्या अहंकार को मरना होता है, महत्वपूर्ण ईगो, अहंकार, जो घमंड है, इसको जिन्हें मारने की तैयारी है, जिसको जो लगता है इसको हमको इसमें मेरे को मारना है, इससे विजय, इसमें विजय प्राप्त करनी है, वही ध्यान का अधिकारी है। अब जो नहीं करना रहेगा तो फिर वो ध्यान का अधिकारी नहीं है, वो योग्यता नहीं रखता है। तो ये सूचना थी, इसलिए हमने कहा कि कोई भी अगर बात करता है, जब तक हमें अभी इतने प्रवीण, इतने हम माहिर नहीं हो चुके हैं कि हम एक बात कहें तो बार बार बात हमारे अनकॉन्शियस माइंड हमारे पूरे मन में पहुंच जाए, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करने से, अभ्यास करने से वो बात अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है। लेकिन जब धीरे धीरे हमारा निपुण हो जाएंगे, माहिर हो जाएंगे, तो एक ही बात कहने में फिर जब उसको अपन ध्यान में हम कोई भी अगर नई चीज अगर शुरुआत करते हैं तो ध्यान की अवस्था में अगर करेंगे तो वह ज्यादा सार्थक होगा। क्यों? क्योंकि उसमें पूरे मन में वो बात पहुंच जाएगी और प्राण प्राण जिस समय हर क्षण में स्मरण रहेगा। जो अपना स्वाध्याय, जो अपना स्वकर्तव्य, जो अपना कर्तव्य दायित्व है, जो अपना स्वधर्म है, उसके लिए में पावर हमें ध्यान में ऐसा कुछ हमें जो आगे हमें करना है, जो हमें कर्तव्य करना है, निभाना है, उसको हमें ध्यान में, अर्थात ध्यान की अवस्था में उस बात को हमें पूरे प्राण में हमें कह देना है, ताकि अन्य जो 72 विचार हो उस पर हावी न और भूल न जाए, हम फॉरगेटिंग नहीं हो जाए, फॉरगेट नहीं हो जाए कहीं। इसलिए एक बात को पूरे मन तक पहुंचाने के लिए हमें ध्यान, मेडिटेशन की आवश्यकता होती है। और जो ध्यान करेगा वही संकल्प, विल पावर उसके पास होगी, संकल्प शक्ति होगी। तो आइए हम बारे बात को समझते हैं। तो पाठशाला की दूसरे भाग में कुछ खास नहीं करना है, एक दो कहानियां को लेंगे, उससे कुछ प्रेरणा ले लेंगे, उससे कुछ अभिप्रेरणा ले लेंगे, और उसके बाद पाठशाला भाग पूर्ण हो जाएगी। विशेष कुछ बात यहाँ पर हमें करनी नहीं है। और यहाँ भी ज्योतिष स्वरूप जो हम कल बात कर रहे थे, हमने कहा था कि इसमें 10 चरण होंगे। तो कल के ही जो कल तो हमने इसमें अष्टकूट के बारे में हमने समझ लिया था। वर्णहु वश्यम तथा तारा योनिश्च गृह मैत्रिकम गणकूटम भकूटम ज नाणी चेते गुणाधिका। ये सूत्र हमने अष्टकूट के बारे में कल हमने समझने का प्रयास किया। अष्टकूट में वर्ण पहला कूट आता है, दूसरा वश्य आता है, तीसरा तारा, चौथा योनि, पांचवां गृह मैत्री, छठा गण, सातवां भकूट, आठवां नाड़ी। अब ये हमने 8 कल समझा, लेकिन कुछ बातें हमने जो छूट गई थी, जो रह गई थी, उसको आज ले लेंगे और अगले अध्याय में भी थोड़ा बहुत सूचना है उसको ले लेंगे, फिर पाठशाला को विराम दे देंगे। बाकी हमने कल बात की थी पशु और कसाई के बारे में हमने बात की थी। मानवता क्या है, मानवता ह्यूमैनिटी क्या है, उस पर पुनः हमें विचार करना है। मानवता जो मनुष्यता है, मानवता है, उसके लिए हमें पहले पशु शब्द को हमें उस पर हमें विचार करना चाहिए कि पशु का मतलब क्या होता है, और मानव अर्थात मनु कौन है, और पशु का मतलब होता है जो पास में बधा हुआ। कल हमने बात की पशु जो पास में बधा हुआ है, और कसाई का मतलब जो कसा हुआ है, जो बधा हुआ है, जो बंधन में है, वो पशु, वो कसाई। लेकिन ये हिंदू धर्म में, एक जैन धर्म में 2 व्यक्तियों की दृष्टिकोण है। एक हिंदू में मनीषियों की है और यहाँ पर एक जैन में महावीर की दृष्टि में इसको कसाई कहते हैं। जो कसा हुआ है, जो बधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, जो बंधन में है। पशु पर हमें पूरा विचार करना चाहिए। अगर हमें बात समझ नहीं आए तो गौशाला में जाकर हमें देखना चाहिए कि पशु हाँ वाकई में रस्सी से बधा हुआ होता है, तो भाई ऐसे हम भी तो नहीं बधे हुए। और जबकि मनु की परिभाषा क्या होती है, मनु की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, जो पास में जो बधा हुआ नहीं है वो मनु, वो मनुष्य। लेकिन हम तो बधे हुए, तो हम मनुष्य कहाँ हुए, हम तो पशु रहे। भले ही शरीर हमारा हो, शरीर हमारा मनुष्य शरीर है, लेकिन पशु तो है ना। और पशु की और मनु की परिभाषा क्या होती है, जो पास में नहीं बधा है। तो शरीर हमको मिल चुका है, परमात्मा ने अनुकंपा कृपा हो चुकी है परमात्मा की। तो आगे कृपा हमारी क्या करनी है, अपनी कृपा हमें खुद करनी पड़ेगी, अपना खुद विकास हमें करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ हमें बंधन से मुक्त होने में होना पड़ेगा।
उसी का नाम है मोक्ष, उसी का नाम है निर्वाण, उसी का नाम है मुक्ति। तब बात ख्याल में आएगी कि मोक्ष का द्वार क्यों कहा इस शरीर को। तो इस पर हम पुनः विचार करना चाहिए। कल हमने बात कर ली। आइए तो कल का जो मुख्य प्रसंग जो हमारा कुछ रह गया था उसको लेते हैं। उसके बाद फिर पाठशाला के पहले भाग को विराम देंगे। उसके बाद फिर हम एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पर कुछ सूचना ले लेते हैं, उसके बाद फिर इस पाठशाला को लेंगे। आइए पहले सूचना कुछ ले लेते हैं। पहली बात, पुनः एक बार ज्योतिष के स्वरूप में एक बार ज्योतिष प्रकरण को समझ लें। भविष्य के आंकड़ों का विज्ञान ज्योतिष विज्ञान, थोड़ा इसको समझ लें। ज्योतिष का स्वरूप क्या है उसको समझ लें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यवसाय या नौकरी में उन्नति के लिए जन्म कुंडली के 10वें घर का स्वामी नवांश कुंडली में जिस राशि में जाए उसके स्वामी के अनुसार व्यक्ति का व्यवसाय व उस पर बलि ग्रह की दशा या गोचर उन्नति के मार्ग को खोलता है। धन व वैभव और सुख के लिए कुंडली में धन दायक योग या लक्ष्मी योग काफी महत्वपूर्ण होता है। जन्म कुंडली एवं चंद्र कुंडली में विशेष धन योग बनते हैं। जब जन्म व चंद्र कुंडली में यदि द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में और एकादेश्वर दूसरे भाव में स्थित हो तथा अथवा द्वितीय एवं एकादशेश एक साथ व नवमेश द्वारा दृष्ट हो तो व्यक्ति धनवान होता है। एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी जन्म कुंडलियों का अध्ययन, ग्रह के नक्षत्र के अनुसार जन्म पत्रिका तैयार करना, लोगों के भावी भविष्य में आने वाले समय से अवगत कराना, भविष्यवाणी करना, अपने भावी भविष्य को जानने के लिए ज्योतिष में गहन शोध करना, व्यक्ति के आकांक्षाओं के प्रति लोगों को सावधान करना, परेशानियों से निकालने में मदद करना, व्यक्ति के जन्म के समय ग्रह स्थितियों के आधार पर आगे भविष्य में क्या बनेगा, क्या हो सकेगा, उसकी भविष्यवाणी करना, निजी विकास, करियर, सेहत से जुड़े हुए मुद्दों पर गिरों के हिसाब से मुताबिक कुछ सलाह देना, कुछ सलाह उन कार्यों को करने में संबंध में शुभ समय को बताना, ये कार्य होता है ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी का। गणित हमने कहा ज्योतिष की गणना के लिए गणित का सृजन हुआ है, इसलिए थोड़ा गणित का हमें ज्ञान होना चाहिए। डिजिटल अर्थात अंकीय, डिजिटल युग अर्थात अंकीय युग में जो कुंडली है उसको हम संगणक पर भी हम बना सकते हैं, उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। और साथ ही साथ हमें हाथ से भी हमें कुंडली बनाना आना चाहिए। क्या करना है हमें? बिना कंप्यूटर के, बिना संगणक के हमें कुंडली बनाना आना चाहिए, उसका निर्माण, उसको क्रिएट करना, सृजन करना हमें आना चाहिए। स्नातक में, फिर उसके बाद परास्नातक, स्नातकोत्तर में विषय में जो एस्ट्रोलॉजी विषय है वहां से प्रारंभ करें। आगे जाने के लिए इसमें हमें क्या होनी चाहिए? रुचि हमारी होनी चाहिए, जिज्ञासा हमें होनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी मामूली बात नहीं है, एरो गेरो नत्थु हे वाली बात नहीं है। यहाँ बड़े साहस की आवश्यकता होगी, यहाँ बड़ी जिज्ञासा की आवश्यकता होगी, बड़ी प्यास की आवश्यकता होगी, और आगे शोध करने की यहाँ पर आवश्यकता होगी, अनुसंधान करने की आवश्यकता होगी, खोज करने की आवश्यकता होगी। ऐसी योग्यता वाले, ऐसी योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है। कुशल योग्यता, काउंसलिंग करना,
गृहस्थी का अध्ययन करना, अध्ययन करने की कौशलता, जन्म कुंडली के विश्लेषण की समझ होनी चाहिए, परेशानी को उत्पन्न करने वाले जो कारक जो फैक्टर हैं उसका समाधान करने की हमारी कौशलता होनी चाहिए। कुंडली का अध्ययन करते समय ग्रहों के स्थानांतरण को स्पष्टीकरण नहीं होने पर ग्रह दिशा व उसके परिणाम का सही आकलन करने की योग्यता होनी चाहिए। गणना करना हमें आना चाहिए। कहां जा सकते हैं, कहां ड्यूटी कर सकते हैं, क्षेत्र कौन सा रहेगा। अखबार के लिए आप भविष्यफल बता सकते हैं, राशि बताने का काम कर सकते हैं। खबर देने वाले जो द्वार हैं जिसको न्यूज चैनल कहते हैं, में भविष्यफल बताने का वहां पर आप काम कर सकते हैं। अपना खुद का भी क्या करते हैं, काम का खुद को भी अपना एक उसके ज्योतिष के संबंध में अन्य लोगों को जागरूक करने के लिए खुद भी अपना व्यवसाय आप का सृजन कर सकते हैं, व्यवसाय चुन सकते हैं। नेटवर्क होना चाहिए, लोगों से संपर्क होना चाहिए ताकि अपनी बात अधिक से अधिक लोगों को पहुंचा सके। इसलिए नेटवर्क क्यों बना रहे हैं हम? अपने कर्तव्य को, नेटवर्क मतलब हमने कहा था कि अंतरजाल हम उसको बनाना है, नेटवर्क हमें बनाना है ताकि अपने कर्तव्य के लिए जो हम जाल बना रहे हैं, 100 व्यक्ति को बनाएंगे, 100 व्यक्ति में 10 लोग समझ पाएंगे, तो फिर और व्यक्ति को हमें चुनना, अन्य लोगों तो हमें नेटवर्क को पूरा फैलाना पड़ेगा, पूरी बात को पहुंचानी पड़ेगी। 100 में से कोई 10 आएंगे, फिर 10 में से भी 1-2 होंगे जो उसके योग्य होंगे, सुनने के जिज्ञासु पिपासु वाले होंगे, उसमें 1-2 होंगे, फिर अन्य लोगों तक पूरे हमें नेटवर्क फैलाना है ताकि वहां से जो योग्य व्यक्ति हैं जो जानना चाहते हैं वाकई में कि मैं भविष्य में क्या हो पाऊंगा, मैं वर्तमान में कैसे जी रहा हूं, जो जानने वाले व्यक्ति, जिज्ञासु व्यक्ति हैं, उनको चुनना, उन तक बात पहुंचाना, इसके लिए अपना पूरा नेटवर्क में फैलाना है, ये काम होता है। दूसरी बात, अच्छे भविष्य की कुंडली ज्योतिष, और ज्योतिष हमने कहा क्योंकि भविष्य में देखना मूलतः होता है, और विज्ञान का मतलब होता है अतीत में। तो ज्योतिष विज्ञान भी है, ज्योतिष अध्यात्म भी है। जो वर्तमान में होकर भविष्य और अतीत दोनों को जान लेता है वही तो अध्यात्म, वही तो शाश्वत आता है, वही वर्तमान, वो फिर वर्तमान नहीं रह जाता, फिर वो शाश्वत हो जाता है। जहां पर अतीत और भविष्य दोनों का जहां पर दर्शन कर लिया तो वर्तमान फिर शाश्वत रह जाता है, फिर दोनों को शून्य दीवारें गिर जाती हैं, फिर जो वर्तमान रह जाता है वो उस वर्तमान को शाश्वत कहते हैं, सनातन कहते हैं। लेकिन जब दीवार बनी रहती है तो यहाँ पर अतीत लगता है, यहाँ से भविष्य लगता है, यहाँ पर बीच में वर्तमान लगता है। लेकिन जब दोनों दीवारें साइड से गिर जाती हैं तो पूरा शाश्वत कहलाता है। व्यक्ति के जीवन में व्यवसाय ही ऐसी चीज है, व्यवसाय मतलब कर्तव्य, जिससे हम अपना कर्तव्य, जो हमारा स्वधर्म है, से ऐसी चीज है जिसके माध्यम से अत्यधिक हम पैसा कमा सकते हैं जब हमें ज्ञान होगा उस विषय के बारे में। पैसे तो दूसरे नंबर की बात है, पैसे तो आ ही जाता है, पैसे तो छाया रूप आ ही जाएगा, लेकिन पहले महत्वपूर्ण कर्तव्य, स्वधर्म। पैसे का मतलब होता है रोजी रोटी हम कर सके अपने। करियर अर्थात जो हमारा कर्तव्य, जो हमारा स्वधर्म है, स्वधर्म के लिए जीवन में एक ऐसा महत्वपूर्ण हमारा विषय होता है जिसका हमें चुनाव करना होता है, बहुत जरूरी होता है। अपना अवलोकन, अपना स्वरूप का हमें क्या करना होता है, हमारा स्वरूप क्या है उसको खोजना पड़ता है कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरा नेचर क्या है, मैं क्या बनूंगा, मेरा क्या स्वभाव है, उसकी खोज करना। मैं क्या बनने के लिए आया हूं और क्या बन सकता हूं मैं, उसकी खोज में करना एक महत्वपूर्ण समय होता है, उसी को हम करियर कहते हैं। करियर का मतलब क्या होता है? करियर का मतलब मैं क्या बन सकता हूं, मैं क्या बनने के लिए यहां पर आया हूं।
जब पहली बार गर्भाधान में पहली बार में आया था, मैं किस हिसाब से मैंने यहाँ पर जन्म लिया, किस हिसाब से मैंने यहाँ पर इस जगह मैंने चुना, किस लिए चुना मैंने। उसमें आत्मा चुनती है। हमने कहा जब गर्भाधान होता है, पहला जब गर्भाधान होता है, उससे पहले आत्मा चुनती है कि कौन से घर में जाना है और क्यों जाना है। पूरी विचार करते हुए आत्मा वहां प्रवेश करती है। अब उसके बाद फिर इतना बीच में अंतराल हो गया, फिर तो सब तो शरीर हो चुका है, अब तो फिर विस्मरण हो जाता है। तो उसको पुनः जो मैंने इससे पहले, जो मेरे गर्भाधान से पहले जो मैं था, उस समय मेरा मैंने किस हिसाब से मैंने यहाँ पर चुना था, उसका पहले स्वरूप से मुलाकात कराना, उसके बाद फिर अपना कर्तव्य, अपना स्वधर्म का पालन करना। इसलिए चुनाव करना कि मैंने उस समय क्यों चुना था, गर्भाधान से पहले उस समय मैंने चुनाव किया था, उससे पहले वो बात को उसमें क्या पहले स्मरण आ जाए, स्मरण आ जाएगा, फिर अपना कर्तव्य शुरू हो जाता है। क्योंकि आगे बात में बात समझ में आ चुकी है। अच्छा मैंने उसमें इसलिए लिया था, अच्छा ठीक है, तो मेरे को ये करना है कर्तव्य। कुंडली मिलान से लेकर मांगलिक कार्य, ब्याह, नामांकन जैसे रिवाज, इन सब इसी ज्योतिष शास्त्र की मदद से, ज्योतिष शास्त्र में की मदद से होता है। ज्योतिष में रुचि रखने वाले जो जिज्ञासु, जो पिपासु लोग हैं, इस क्षेत्र में अपना कर्तव्य निभा सकते हैं, करियर बना सकते हैं। यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक विज्ञान है अध्यावरण के तल पर। ज्योतिष एक अध्यात्म है आत्मा के तल पर। 95,000 90 कम से कम 90,000 वर्ष पहले की ज्योतिष है। सबसे पुराना विषय ज्योतिष। वैज्ञानिक ज्योतिष पर भरोसा करते हैं। जहां पर विज्ञान बताने में असफल हो जाता है, वहां पर फिर धर्म, वहां पर फिर अध्यात्म की आवश्यकता होती है। तो ज्योतिष क्या है? विज्ञान भी है और अध्यात्म भी है। फिर वहां पर ज्योतिष की ओर वैज्ञानिक भी प्रवेश करते हैं। ज्योतिष जो एस्ट्रोलॉजी है उसकी सहायता लेते हैं। कोई भी प्रकार की समस्या आएगी, उसका हल ज्योतिष में छिपा हुआ होता है। कोई भी समस्या, किसी प्रकार की समस्या आता है, उसका निदान ज्योतिष में है। ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालती है। ज्योतिष क्या होता है? ज्योतिष से संबंधित जो व्यक्ति कार्य, ज्योतिष से संबंधित हमारा कार्य क्या है? जन्म कुंडली हो गया, ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति का अध्ययन हो गया, किसी व्यक्ति के जन्म के समय ग्रह स्थिति का आधार पर बनी हुई पत्री को पढ़ना, पढ़ के उसका मार्गदर्शन करना, आगे भविष्य के बारे में उसका दर्शन कराना, और जन्म पत्र का निर्माण, जन्म कुंडली का निर्माण करना, भविष्य की घटनाओं के बारे में उसको भविष्यवाणी करना, जागरूक करना, उसके निजी जीवन, किसी व्यक्ति, अन्य लोगों की जो व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के निजी विकास संबंधी उसका स्वरूप क्या है, उसकी सेहत से जुड़े हुए मुद्दों पर क्या करना है, सलाह देना, एडवाइस देना, विभिन्न आयोजनों का उसका समय बताना, किस समय कौन सा कार्य हमें करना चाहिए। आगे फिर ज्ञान के आधार पर स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएट के बाद हम खुद की प्रैक्टिस भी हम शुरू कर सकते हैं। किसी संस्था के द्वारा ही जुड़े हैं तब करेंगे, ऐसा नहीं। जिसको ज्योतिष में अगर करियर बनाना है, कर्तव्य जिसमें स्वधर्म से करना है, कर्तव्य करना है, दायित्व निभाना है, उसको क्या करना चाहिए? कहते हैं, उसको कहते हैं कि स्नातकोत्तर, अर्थात जब स्नातकोत्तर कर रहे हैं उस समय से प्रारंभ कर दें, या स्नातक जब कर रहे हैं तब से ही प्रारंभ, खुद की निजी प्रैक्टिस, खुद की अपनी अभ्यास कर देना शुरू कर देना चाहिए। कि हमने कहा कि किसी के पाठ्यक्रम में ही पूर्ण बात नहीं हो सकती है। पाठ्यक्रम में जो पढ़ाया जा रहा है उसका तो अध्ययन करना ही है, लेकिन जो साथ साथ जो अपना प्रश्न, जो पाठ्यचर्या जो हो रही है उस पर भी प्रश्न करना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। तो निजी प्रैक्टिस का मतलब ही होता है कि पाठ्यक्रम जो संस्था के द्वारा,
किसी विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया जाता है उसका तो अध्ययन करना ही है, लेकिन साथ साथ पाठ्यचर्या भी करनी है। अपने प्रश्न उत्तर चर्चा जो अपने प्रश्न है उनका भी उत्तर ढूंढना है। ऐसा तो हो नहीं कि जो व्यक्ति पढ़ाई करेगा, अध्ययन करेगा, उसके मन में प्रश्न नहीं उठेंगे, तो प्रश्नों का उत्तर के लिए भी उसको अलग से प्रयास करना चाहिए। संस्था के द्वारा जो बनाया गया जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस है उसी को ले लिया, उसी को रट रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसी पर निर्भर हो गए, डिपेंडेंट हो गए। ऐसा नहीं, वो तो है ही, उस पर हमें चिंतन मन उसको तो करना ही है, लेकिन शांति शांत क्या करना है, अपना पाठ्यचर्या प्रश्नोत्तर चर्चा हमें करनी, जो हमारा संबंधी जो हमें प्रश्न उठ रहे हैं हमारे मन, उसका भी हमें क्या करना है, अलग से पाठशाला बनानी है, उसका भी अलग से हमें अध्ययन करना, निजी प्रैक्टिस करना है। अब नित्य कर्तव्य बनाएंगे, दायित्व करेंगे, तो फिर बाद में इसका हम हमारी आमदनी, इनकम, पैसे हम कमा लेंगे, कुछ देंगे। ऐसा तो है नहीं कि छाया के रूप में उसका फल भी हमें मिलेगा, जिसको हम तनख्वाह कहते हैं, वेतन कहते हैं, सैलरी कहते हैं, वो पुनः मिल जाएगा छाया रूप में। जो उसका फल, जो हम कर्तव्य कर रहे हैं, उसका परिणाम, छाया रूपी जो परिणाम, कर्तव्य जैसे हम चल रहे हैं, किसी रास्ते पर चलते तो हमारी छाया भी आती है, तो छाया रूपी जो फल है वो फल तो स्वतः ही आ जाएगा, जिसको हम सैलरी, तनख्वाह कहते हैं, वेतन कहते हैं। वो स्वतः ही छाया रूप में जो उसका फल जो है, जो छाया रूपी फल है, जो उसका परिणाम है, वो स्वतः ही आ जाता है। उस पर स्वतः उस हमें वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है, कर्म करना। हमारा काम क्या है कि हम कर्म करना, चलना, हमारा काम है चलना, आगे बढ़ते रहना है और होश पूर्वक बढ़ना है। ये भी हमें ख्याल रखना है, बढ़ना है और होश पूर्वक हमें आगे बढ़ना है। उसमें बार बार छानबीन हमें करनी है, बार बार उसमें हमें ऑथेंटिक प्रमाणिकता लानी है, सत्यता में लानी है, निखार उसमें लाना है। ये हमारा महत्वपूर्ण होता है। बाकी छाया रूपी भी जो होगा वो फल, वो परमात्मा के ऊपर हमें छोड़ देना, यही कर्म योग है। तो उसका छाया रूपी जो फल आएगा, जिसको हम तनख्वाह वेतन कहते हैं, वो तो स्वतः ही आ ही जाएगा, सैलरी वो आ जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं, उससे उस पर हमें कोई नजर नहीं। हमें नजर क्या है कि हम कर्तव्य हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सही ढंग से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पूरे जिज्ञासा के साथ, पूरे मनन के साथ, पूरे लगन के साथ हम उसको कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये हमारा महत्वपूर्ण होता है। इसकी जांच परख हमें करना है। परिणाम का क्या होगा, परिणाम के बारे में हमें परमात्मा को सौंप देना है कि आप जानो, आप परिणाम आप दो, परिणाम देने वाले आप हो, फल देने वाले आप हो, तनख्वाह वेतन सैलरी देने वाले आप हो। देगो ठीक, नहीं दूंगो तो भी ठीक, मेरा काम है कर्तव्य करना, मेरा काम है कर्म करना। कहते हैं कि 10 से 50 हजार तक प्रति माह भी आप कमा सकते हैं। अच्छा नेटवर्क होगा, अच्छा स्किल्स होगा, तो आप अपना वेतन और भी ज्यादा कर सकते हैं, 1 लाख, उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो परिणाम के बारे में चिंता हमें नहीं करनी, उस परिणाम के बारे में हमें बताना ही नहीं कि हमें 50,000 रुपये कमाने हैं तभी मैं करूंगा, ऐसा नहीं, ये ना समझिएगा। पहले हमें निखार, उसको पहले समझना तो है। वो आ जाएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक, बस अपना रोजी रोटी हो जाना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान जो मूलभूत। वैसे दूसरी बात समझ लें, अब ज्योतिष भी क्या है, अर्थात शिक्षा, अर्थात शिक्षण के क्षेत्र में है, एजुकेशन फील्ड में है, और एजुकेशन फील्ड में मतलब अर्थात ब्राह्मण, और ब्राह्मण को क्या है, संतुष्टि होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए, उसको तो कर्म पर ध्यान देना चाहिए, संतोषी होना चाहिए, संतोष होना चाहिए उसको। पैसे से क्या करना है, वैसे तो ऐसा तो है नहीं कि परमात्मा की हमें कुछ नहीं दे, ऐसा कभी होता भी नहीं। और इतना हमें ज्ञान है, इतना हमें ख्याल भी है कि हाँ, कि हम चल रहे हैं तो छाया हमारे पीछे आ रही है, इतना तो ज्ञान है, इतना ब्राह्मण इतना तो समझ रखता है। हम चलेंगे तो पीछे छाया आती है, इतना पता है। उस पर विचार, उस छाया को ही देखना, उस पर निगाह करना, वो फल में ही करना, तो फिर ये ना समझी हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मण को पता है कि हम चल रहा हूं तो छाया भी अपना पीछे आ रही है, पैसे भी आएगा। तो अपना निजी भी प्रैक्टिस हमें कर लेना है, ये हमें ख्याल रखना है। स्नातक से हमें शुरू हो जाना है। 12वीं पाठशाला ने पूर्ण कर ली है, उसका 12वीं की जो हमने जो कक्षा थी वो पूर्ण क्लास पूर्ण हो चुकी है। उसके बाद जो हम सीधे आगे जो स्नातक करते हैं वही से हमें प्रारंभ कर देना चाहिए। और जिसको अगर इस फील्ड में और काम करना तो पहले से ही प्रारंभ कर देना चाहिए, पहले से धीरे धीरे जानना प्रारंभ कर देना चाहिए। 10 से 8वीं कक्षा के बाद से 9वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में, 11वीं 12वीं से प्रारंभ प्रैक्टिस करना, निजी प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर देना चाहिए।
समझने में। ज्योतिष मामूली बात नहीं, बहुत गहरी, बहुत अंतस खोज है इसमें। योग्यता क्या होती है? सतत अध्ययन की आवश्यकता होती है, लगातार इसमें हमें अध्ययन करना पड़ता है। कहते हैं कि अभी तो ऐसी व्यवस्था है, लेकिन आगे इसमें क्रांति लाएंगे तो आगे हो सकता है निम्न कक्षाओं में भी इसमें ज्योतिष आ जाए विषय, लेकिन फिलहाल अभी तो है नहीं। फिलहाल कहते हैं कि 12वीं, कम से कम आपको न्यूनतम योग्यता यह है कि आप 12वीं कक्षा में आपने उत्तीर्ण करा हुआ होना चाहिए। आपकी 12वीं कक्षा पूर्ण, आप 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, अतः 12वीं कक्षा पास आप होनी चाहिए, न्यूनतम योग्यता ही है। उसके बाद स्नातक, उसके बाद स्नातकोत्तर करोगे तो स्नातक में 3 साल की शास्त्री, उसके बाद फिर पीजी का 2 साल का आप आचार्य डिग्री ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी व्यवस्था है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से भी उसको कर सकते हैं, स्नातक से और स्नातक और स्नातकोत्तर हम कर सकते हैं। लेकिन अभी वैसी व्यवस्था नहीं है कि निम्न कक्षाओं भी हो, 12वीं कक्षा में, 11वीं 10वीं अभी नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में क्रांति हो जाए तो निम्न कक्षा में भी इस कोर्स को रख दिया जाए। क्रांति आनी है निम्न कक्षाओं में भी, 10वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा के बाद भी इसको रख देना चाहिए। फिर आज तो ऐसा रहे कि 6ठी कक्षा से इसको रख दिया जाए, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में इस विषय को जोड़ देना चाहिए, कोर्स को रख देना चाहिए। वो तो समाज की बात है, वो रखें रखें कोई मतलब नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति को अगर आगे ज्योतिष में काम करना तो उसको प्रारंभ से कर देना चाहिए, मतलब। लेकिन ये कैसे होगा? उसके लिए तो पहले हमें अपना स्वभाव से, स्वरूप से पता होना चाहिए मेरा स्वरूप है क्या, मैं क्या बन सकता हूँ, उसकी पहले खोज करनी पहले जरूरी है। तो उसको खोज करने में समय लग जाता है। हम कहें कि 8 से 10वीं कक्षा तक समय लग जाता है। 11वीं कक्षा में जब पहुंच जाते हैं, 11वीं 12वीं कक्षा में हमें अपना स्वरूप से मुलाकात हो जाती है, तब जाके हम स्नातक से विषय को प्रारंभ करते हैं। तो कम से कम अपना स्वरूप को समझने में 12वीं कक्षा तक, 17 से 18 वर्ष में हम अपना स्वरूप के बारे में धीरे धीरे हमें ख्याल आता है। 21 वर्ष में पूरा स्वरूप हमें समझ में आ जाता है कि हमारा स्वरूप क्या है। और 21 वर्ष के बाद फिर अगले वाले जो हमारे वर्ष हैं, फिर अपना स्वधर्म, फिर बार बार हम अपने झंझट में नहीं होते कि यार मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर हमारा स्वभाव से मुलाकात हो जाती है, फिर हमारा कर्तव्य, हमारा प्रोफेशन, हमारा करियर क्या है, उस पर हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर हम ये हाँ मेरे को ये भी तैयारी करनी है, मेरे को ये भी तैयारी करनी है, मेरे को ये भी तैयारी करनी है, मेरे को ये भी वो हमारा फिर झंझट जो हमारा दश है, वो झंझट हमारे छूट जाते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव से हमारा परिचय हो चुका है, मेरा स्वरूप क्या है उससे मुलाकात हो चुकी है, उसमें हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर अपना प्रोफेशन, हमारा करियर जो है उसकी ओर हम आगे यात्रा करते हैं। लेकिन थोड़ा ज्योतिष को अगर और अन्य निम्न क्षेत्र में अगर रखेंगे तो हो सकता है कि जो हम 21 में करते हैं वो 14 में हो जाए। अगर ज्योतिष की गहरी समझ अगर हम रखें तो उसको जो 21 में होता है वो 14 वर्ष में भी हो सकता है, 7 वर्ष में भी हो सकता है। कोई नहीं सर, 7 वर्ष में हमारी क्या है, 7 वर्ष में पहले हम नाभि स्थित हमारी कोई शिक्षा जो व्यवस्था है उस पर ध्यान देना है। 8 से 14 तक फिर हमें हृदय स्थिति में शिक्षा पर ध्यान देना है। उसके बाद फिर हमारा जो 15 से 21 वर्ष के बीच में फिर बुद्धि से मस्तिष्क के तल पर शिक्षा होनी चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि 14 वर्ष तो समय लग जाता है, कम 14 वर्ष तक हमें पहले 7 वर्ष, फिर अगले 7 वर्ष, 2 वर्ष तक हमें नाभि स्थित प्रेम ध्यान का उसका गहरा अनुभव हमें लेना है। फिर अगले 7 वर्ष में हमें हृदय प्रेम का अनुभव में लेना है। तो 7 वर्ष का होगा। अगला तीसरा 7 वर्ष आएगा, यानी 15 से 21 वर्ष का जो अंतराल है, उस 7 वर्ष में हमें फिर अपना करियर के बारे में हमें पूरा जागरूक में हो जाना है। और 21 वर्ष के बाद फिर अपना कर्तव्य में जुट जाना है, लग जाना है कि हमारा कर्तव्य, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा नेचर क्या है, उसमें जुट जाना है 21 वर्ष के बाद। तो पहले में ध्यान, प्रेम इत्यादि का हम अनुभव करना है। 7 वर्ष में ध्यान का अनुभव करना है, प्रार्थना का, आराधना का, उपासना का, पहले 7 वर्ष में ऐसा कार्यक्रम। दूसरा कार्यक्रम 8 से 14 वर्ष में हमारा प्रेम का। अगले 7 वर्ष के बाद फिर हमारा अपने 7 वर्ष में अपने स्वभाव से में परिचय होना है। उसके लिए हमें विज्ञान के तौर पर मस्तिष्क पर हमें समझना पड़ेगा, अथक चिंतन मनन हमें करना है, थिंकिंग हमें करनी है। उसके बाद 21 वर्ष के बाद हमारा स्वभाव से मुलाकात होगी, जुट जाना है अपने स्वभाव में, जुट जाना अपना कर्तव्य में, जुट जाना अपना स्वधर्म में 21 वर्ष में। और 21 वर्ष में जुट के तो 21 से 25 वर्ष में हमारा क्या है, 25 वर्ष के हम कहते हैं कि ब्रह्मचर्य होता है, तो 4-5 साल में अपना व्यवस्थित करने में शाम लगता है। उसका फिर 25 साल के बाद आगे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। आगे
25 से 50 वर्ष गृहस्थ जीवन में आराम से रहो, पूरा अनुभव प्राप्त करो, उसके बाद फिर आगे वानप्रस्थ की तैयारी करो, तैयार हो जाओ और वानप्रस्थ को आशी दे फिर संन्यास। ये मन की क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, प्रिपरेशन अर्थात तैयारी होनी चाहिए। योग्यता गणित की गणना, हमने पहली बार हम पहले भी कह रहे थे कि गणित का जन्म हुआ है ज्योतिष की गणना के लिए, तो इसलिए गणित का हमें अनुभव पता होना चाहिए। जन्म कुंडली के विश्लेषण की हमें समझ होनी चाहिए। ग्रहों की स्थिति को अध्ययन करना, परेशानियों कारणों का समाधान करने की हमें कौशलता होनी चाहिए। अन्य मित्रों के, अन्य व्यक्ति से हमारे प्रति क्या होना चाहिए, हमारी प्रेम भाव हमारा होना चाहिए, प्रेम की दृष्टि हमारी होनी चाहिए, मैत्री की दृष्टि होनी चाहिए, दृष्टिकोण हमें अपनाना चाहिए। दूसरों को जांचना परखना, दूसरे के स्वभाव से मुलाकात करना, ऐसा हुनर हमारे पास होना चाहिए, ऐसा हमारा स्किल हमारे पास होना चाहिए, ऐसी कौशल हमारे पास होना चाहिए। खगोल विज्ञान का भी हमें संक्षिप्त ज्ञान होना चाहिए, एस्ट्रोनॉमी का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां से हमें एक आकाश गंगा के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, ब्रह्मांड का एक छोटा सा हमें क्या हो स्वरूप हमें हमारे चित्त में हमारा होना चाहिए कि ये रहा ब्रह्मांड इस तरह। अच्छा, वहां से फिर वहां से हमें यहाँ को आना होता है। उसका फिर जो छोटी रूप, जो ब्रह्मांड रूपी जो हमारा जो काया है, हमारी काया है, उसका ही छोटा रूप जो हमारा शरीर है वो भी छोटा ब्रह्मांड है। उस काया में हमारा ज्योतिष का काम, मूल जो हमारा काया है, इसका पूरा विश्लेषण करना होता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा बाहर की काया जो ब्रह्मांड है उसका स्वरूप भी हमें ख्याल होना चाहिए। जो व्यक्ति ज्योतिष में कदम बढ़ाएगा उसका ज्योतिषी बनने के लिए कहता है या ज्योतिष को समझने के लिए, तो ज्योतिषी और ज्योतिष में काफी अंतर है। ज्योतिषी हो सकते हैं छल लालच व्यसन वाले भी हो सकते हैं, उनके दुर्गुण भी उसमें हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिष का स्वरूप जो है, हम क्योंकि ज्योतिष का स्वरूप को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम ज्योतिषी की बात नहीं कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर की बात हम नहीं कर रहे हैं। हमें ख्याल रखना चाहिए हम ज्योतिष के स्वरूप को। तो ज्योतिष का स्वरूप क्या है? ज्योतिषी का स्वरूप के ठीक विपरीत है। ज्योतिषी हो सकते हैं छल लालच व्यसन, झूठे आश्वासन दे सकते हैं, मदारीगिरी का काम कर सकते हैं, दूसरों का शोषण कर सकते हैं, दूसरों पर राजनीति कर सकते हैं, लेकिन ज्योतिष का स्वरूप ऐसा नहीं है। ये हमें ख्याल रखना चाहिए। हमने कहा था कि ज्योतिष के मूलतः 3 भाग होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। पहला अनिवार्य, दूसरा अर्ध अनिवार्य, तीसरा गैर अनिवार्य। पहला इसेंशियल, दूसरा सेमी इसेंशियल, तीसरा नॉन इसेंशियल। तो तीसरा जो है गैर अनिवार्य है, वही मदारीगिरी का काम उसमें उस श्रेणी में आती है, उस श्रेणी मदारीगिरी हो जाती है, सड़क की मदारीगिरी वाला हो जाता काम। लेकिन अर्ध अनिवार्य में जन्म मृत्यु से प्रारंभ जो होता है वो अर्ध अनिवार्य की बात हो रही है। और जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के पार के बाद जो आत्मा जो चैतन्य है उसको समझने का प्रयास करेगा तो वो है अनिवार्य जगत, वह है अनिवार्य, वह है इसेंशियल। तो 3 हिस्से होते हैं, उसके आधार पर हम कहते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। लेकिन ज्योतिष का स्वरूप क्या होता है? मूलतः अनिवार्य की बात होती है। अनिवार्य जगत में कैसे प्रवेश करें, कैसे उसको हम समर्पण करें, कैसे स्वीकार करें। अनिवार्य जगत में जो होता है वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्ध अनिवार्य में परिवर्तन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हम बदलना चाहें तो बदलाव हो सकती है, अगर नहीं बदलना तो नहीं बदल सकते हैं। और गैर अनिवार्य में केवल शाम के संयोग की बात होती है, चांस होता है, संयोग होता है। वहां पर तुक्के की बात होती है, तुक्का लगाने की बात होती है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बोर्ड से परीक्षा होती है ना, तुक्का लगाओ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बोर्ड 80 90 पूरी 100 में लगा तागा, चोर निकल के भागा, चोर को आने दो, तबला बजाने दो, तबले में तोता राम जी का। ऐसे हम लगाते हैं। तुक्का तीसरा हिस्सा ज्योतिष का, वो है गैर अनिवार्य है, वो उससे हमें अर्ध अनिवार्य में, उससे हमें अनिवार्य में जाना होता है। तो ये मैंने जो ज्योतिष का स्वरूप होता है हमें समझने का प्रयास किया। थोड़ी सी बात हम उसको समझ लेते जो हमने कल हमें कहनी थी, उसको हम लेंगे। उससे पहले 2 बातें और हमें लेनी है। हम थोड़ा ये हम ज्योतिष के ये पाठशाला के दूसरे भाग पर हम ले रहे हैं, वह है मनोविज्ञान के। हम 16वीं पाठशाला में 2 कहानी को लेने का हम प्रयास करेंगे। पहली कहानी रहेगी
अंतर मन में छिपी बातें भी कह डालते हैं शब्द। पहली कहानी। दूसरी कहानी रहेगी हमारा जीवन बोझ नहीं सीख है। इन दो पर हम बात करेंगे। ये पाठशाला के भाग दूसरे पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के अंतर्गत है। उसके बाद में ज्योतिष का जो पाठशाला का पहला भाग ज्योतिष का स्वरूप में जो कुछ बातें प्रसंग है उसको लेने का प्रयास हम उसकी बात करेंगे। आइए पहले समझ लें। अंतर मन में छिपी बातें भी कह डालते हैं शब्द। हमने कहा था कि कोई व्यक्ति नहीं भी बोल रहा है, शब्द नहीं निकल रहे मुंह से, लेकिन फिर भी निरंतर बात करता है, तो वही है अंतर मन में छिपी बातें भी कह डालते हैं शब्द। मन में तो विचार चल रहे हैं ना, वाणी नहीं निकले, शब्द नहीं निकले, अलग बात, लेकिन मन तो चल रहा है। मन तो निरंतर गतिशील है। मन का नाम क्या है? जो पंखा क्या है? गतिशील है। पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रहा है और पंखा गति अवस्था में और विरामावस्था में। पंखे की जो गति अवस्था है वो है मन, वो है माइंड। पंखे की जो विरामावस्था है वो है आत्मा, वो है सोल। तो ऐसे हमारे अगर हम कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, मौन बैठा है, तो इसका मतलब ऐसे ये नहीं सोचे कि वो बड़ा मौन हो गया, उसके अंदर विचार चल रहे होंगे। तो अंतर में जिसे महावीर शून्य वाणी कहते हैं, तो वो भी मौन के पीछे प्रेम है। प्रेम में भी कोई शब्द ज्यादा नहीं निकलते, शब्द की आवश्यकता नहीं होती, बहलाने वाली बात होती है अगर शब्द का करते हैं। प्रेम भी क्या होता है, वहां पर भी निशब्द, वहां पर भी शब्द शून्य हो जाते हैं। कहते हैं हाँ, प्रेमी लोग कहते हैं हाँ यार हम तुम्हें जान से प्यार करते हैं, जी करते हैं, लेकिन प्रेम असली जो होगा वहां पर निशब्द होगा। प्रेम में भी शब्द शून्य हो जाते हैं। कई तरह के शब्द होते हैं जिनसे तरह तरह के शब्दों की दुनिया बनती है। ज्यादातर शब्द तो मतलबी, लेन देन, व्यवहारिक और व्यावसायिक मनोवृत्ति के होते हैं। मित्र कुंवर नारायण कुछ बताना चाहते हैं, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी कुछ सूचना दे रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं राष्ट्र की सच्ची एकता तब पैदा होती है जब भारतीय भाषाएं अपना स्थान ग्रहण करेंगी। बहुत महत्वपूर्ण होता है अपनी क्षेत्रीय भाषा का, अपनी भाषा का। आंग्ल भाषा हम कह देते हैं। विज्ञान चूंकि पश्चिम से ही आया है, तो वहीं से हम विज्ञान की तरफ, और विज्ञान आधारभूत होता है, तो उसी को शब्द को हम लेते हैं, उसी की भाषा को हम ले रहे, उसी की लैंग्वेज को हम लेते हैं। कभी हमारा विचार नहीं होता कि इसको क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते होंगे, क्यों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसको। अगर हम क्षेत्रीय भाषा में क्यों कह रहे हैं, क्यों जोर दे रहे हैं क्षेत्रीय भाषा में रूपांतरण करने को, ट्रांसलेट करने, अनुवाद करने को, क्यों? क्योंकि उसको जब उसको ट्रांसलेट, अनुवाद इसको हम क्षेत्रीय भाषा में करेंगे तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें जब उसको करेंगे तो कुछ समझ वहां से उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। अगर उसी को भाषा को अगर हम ले लेंगे तो जानने का प्रयास नहीं, मानने का प्रयास। और हमारा प्रयास क्या है कि मानना नहीं है, जानना है। तो जानने के लिए क्षेत्रीय भाषा में उसको अनुवाद करना चाहिए। तो ऐसे ही मित्र, ऐसे हमारे मित्र अटल बिहारी वाजपेयी बताते हैं कि जब भारतीय भाषाएं अपना स्थान ग्रहण, तो अपनी भाषा का हमें रोमांचित। लैपटॉप कहते हैं, किसी ने नाम दिया लैपटॉप, क्या होता है आपको पता नहीं है। इंटरनेट कहते हैं। जो व्यक्ति जानने का प्रयास करेगा उसको अपनी भाषा में लाने का प्रयास जरूर करेगा। या इसका मतलब क्या होता है, उसको समझने का प्रयास करेगा। जो व्यक्ति जानना नहीं चाहेगा, अब देखो ना यहाँ पर उसको जानने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ेगा, आलस्य प्रमाद को त्यागना पड़ेगा, झंझट लेनी पड़ेगी, प्रमाद को भगाना पड़ेगा, आलस्य को भगाना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति आलस्य प्रमाद को नहीं भगाने वाला, छोड़ो यार क्या करना है, चल मानना ठीक ही कहते हैं, ऐसे ही होता होगा। तो क्षेत्रीय भाषा में इसलिए अर्थात उससे हमें क्या होता है, उसको हमें जानने का प्रयास करते हैं, मानने का नहीं। शब्दों से गपशप का शौकीन हूं, शब्दों से गपशप का शौकीन हूं। आमतौर पर हम शब्दों को मौका ही नहीं देते कि वे अपनी बात भी खुलकर हमसे कहें। उन्हें घेर कर उनसे अपनी ही बात कहलवाना चाहते हैं, लेकिन खासे गफूड़िया होते हैं। शब्द भी बड़े बूढ़ों की तरह यादों की
अर्थात अथाह भंडार हैं। मौका मिले तो न जाने किन किन जमानों के कैसे कैसे अनुभव सुनाने बैठ जाते हैं। कभी कभी देर रात तक चलती रहती है उनसे बातें। सो जाता हूं तो नींद में भी अस्फुट कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं अनाप शनाप सपनों की भाषा में। लेकिन यह गपशप बेकार नहीं जाती। जब वे खुलकर बेझिझक बोलते हैं तो अपने हैं, बस उन्हीं को पाने के लिए मैं शब्दों को खुली छूट देना पसंद करता हूँ। कई तरह के शब्द होते हैं जिनसे तरह तरह के शब्दों की दुनिया बनती है। ज्यादातर शब्दों तो मतलबी, लेन देन, व्यवहारिक और व्यावसायिक मनोवृत्ति के होते हैं। ठोस जमीनी अर्थों वाले शब्द, उनकी भी बातें सुनना जरूरी है। शारीरिक दुनिया में रहते उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। कुछ शब्द सच्चे अर्थों में गुरुओं की तरह होते हैं। वे कम होते हैं, उन्हें खोजना पड़ता है। भीड़ भाड़ से दूर उनके एकांतों में जाकर उनका शिष्यत्व करना पड़ता है। वे कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं मर्म और ज्ञान की बातें बोलते हैं। कभी कभी उनकी चोट में वनों और इतिहास की चोटियां तक जाना पड़ सकता है। ऐसा भी मुमकिन है कि वे शब्द न मिले, उनकी जगह केवल एक मौन मिले। फिर भी इस खोज का अपना अलग रोमांच है। अपने अंदर एक अलग तरह का साहस और आत्मविश्वास खोज पाने का आश्चर्य है। कविता को पढ़ता था, लिखता था भी मैं कुछ इसी तरह की वजहों से। शब्दों के बीच विचरण और रमण, कबीर की रमेनी के लिए कभी कभी लुक्का छिपी का खेल खेलता हूँ शब्दों के साथ। वे अपने तमाम अर्थों को छिपाए रखते हैं, मानो मुझसे कहते हैं कि मुझे ढूंढो तो जाने। उन्हें खोजने की कोशिश में कभी कभी खुद भी खो जाता हूँ, अपने में या उनमें। जब पाता हूँ तो चकित रह जाता हूँ कि अरे वे तो बिल्कुल पास ही मेरे एक बहुत बारीक पर्दे की आड़ में छिपे हुए थे। कभी कभी सोचता हूँ केवल शब्द है, भाषा नहीं। उनके साथ जुड़े निश्चित अर्थ नहीं, कुछ अनिश्चित अर्थों की याद है। मैं उन यादों में हूँ, उन यादों को हलकोर रहा हूँ, उन्हें पंक्तियों में बांध नहीं रहा हूँ। पंक्तियों में बदे शब्दों को खोल खोल कर बिखेर रहा हूँ। हवा में उड़ रहा हूँ, उनसे खेल रहा हूँ। खेल कभी भाषा के अंदर है, कभी भाषा के इर्द गिर्द है, कभी भाषा के परे। मैं मान लेता हूं कि पहले शब्द रहे होंगे, फिर भाषा बनी होगी, फिर भाषा का व्याकरण मतलब व्या किया गया होगा, बना होगा, और इस तरह उस भाषा का आगे बनना बंद हुआ होगा। इसी तरह संस्कृत भाषा के साथ हुआ होगा। और मैं उस व्याकरण को नहीं जानता, तो मैं उस भाषा के शब्दों के साथ एक ऐसी जगह पर हूं जहां मेरे सामने उन शब्दों को लेकर कहीं नई भाषा, कविता की भाषा में कोशिश करने की पूरी छूट और संभावना है। शब्दों के माध्यम से मैं कविता की एक नई भाषा, एक नई व्याख्या तक पहुंचने की कोशिश करता हूं और कविता द्वारा एक खास तरह की मुक्ति का अनुभव करता हूं। केवल भाषा से ही नहीं, उन सब चीजों से भी मैं उनके साथ हमारी परिचित भाषा की शर्तें हमें एक खास तरह बंधती है। हम उनके हैं, हम उनके बावजूद नहीं हैं। यह अनुभव शायद मेरा अकेले का अनुभव नहीं, कभी कभी एक शब्द एक पूरी कविता का स्रोत होता है। कविता भाषा से मुक्ति है, कविता भाषा से मुक्ति है। भाषा से मुक्ति एक खास तरह से उस दुनिया से मुक्ति है जिसे व्यावहारिक भाषा संबोधित है। कभी कभी एक शब्द एक पूरी कविता का स्रोत होता है। कविता भाषा से मुक्ति है। भाषा से मुक्ति एक खास तरह की उस दुनिया से मुक्ति है जिसे व्यावहारिक भाषा संबोधित है। तर मन में छिपे बातें भी कह डालते हैं शब्द। हमें विचारहीन से विचारशील से आगे की यात्रा निर्विचार में पहुंचना होता है। छोटा बच्चा है, न उसको अभी शब्द आते हैं, न उसका भी विचार चला है, लेकिन जैसे धीरे धीरे बढ़ता है
अभी वो विचारहीन की अवस्था कहलाएगा। विचारहीन की अवस्था मतलब नहीं शब्द आते हैं उसको, नहीं से औ आते हैं, और नहीं इसको ओह आते हैं, अवा तो आते हैं, नहीं कौखो आते, नहीं कौखो आते हैं उसको, और नहीं उसको अभी मौन, अभी उसका मन गतिशील है। बच्ची के जो छोटा बच्चा होता है उसका भी मन भी क्या है, मौन है, और अभी उसको शब्द भी, अक्षर भी अभी कौखो नहीं आते हैं। लेकिन यही बच्चा फिर आगे बढ़ता है तो उसको फिर कौखो आ जाता है, फिर बोलना भी आ जाता है, अर्थात वो आगे की अवस्था फिर विचारशील की अवस्था कहलाती है। लेकिन पहले बच्चा विचारहीन था, फिर विचारशील बना, लेकिन उसके आगे फिर एक तीसरी अवस्था होती है निर्विचार। क्या मन भी चल रहा है, शब्द भी हमको आते हैं, लेकिन उपयोग हम तभी करेंगे जब अपने मालिक की आज्ञा होगी, तभी बोलेंगे। जितना बोलना उतना ही बोलेंगे, और वाणी से नहीं बोल रहे तो फिर आगे मन भी बोल रहा होता है, ये भी ख्याल रखना चाहिए। विचार तो निरंतर चल रहे हैं। असली मौनी तो वो कि जब मौन, मन का ही मौन हो जाए, जब मन क्या हो जाए, जो पंखा चल रहा है, गति हो रहा है, वो पंखा विराम अवस्था में पहुंच जाए, और उस अवस्था में आत्मा का हमें दर्शन होता है, अर्थात निर्विचार। विचारों के समूह को मन कहते हैं। उसी जब विचार, जब हमारा विचार जब निर्विचार में पहुंच जाते हैं, उस समय हमारा जो स्वरूप, जो हमारा आत्मा है, जो हमारा स्वरूप, जो हमारा नेचर है, उससे मुलाकात होती है। पहली बात पूर्ण होती है। दूसरी बात में आइए प्रवेश करें, हमारा जीवन बोझ नहीं सीख है। जॉन डाइडन अमेरिकी लेखिका है, कुछ सूचना देती है। उससे पहले एक सूचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देना चाह रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि मंजिल की ओर बढ़ते हुए यह याद रहे कि मंजिल का रास्ता भी उतना ही नेक हो। लेखक हो या सामान्य आदमी, उससे जीवन में हर पल सीखना चाहिए। शौक या व्यक्तिगत क्षति का मतलब यह कतई नहीं है कि हम जीवन के प्रति कटुता पालें। इनका जॉन डाइडन कहते हैं, अमेरिकी लेखिका कहते हैं, हमारा जीवन बोझ नहीं सीख है। हमारा जीवन क्या है, सीख एक लर्निंग है। सच्चा मनुष्य वही है। सच्चा मनुष्य क्या, मनु तो वही है। सच्चा क्या होता है, सच्चा भी मनुष्य होता है। मनुष्य तो वही है, सच्चा मनुष्य भी क्या, मनुष्य तो वही है। अब सच्चा मनुष्य मतलब जो शरीर, जिसको शरीर भी मिला है, मनुष्य मतलब जो शरीर मिला है, और सच्चा मनुष्य मतलब उसे कह रहे हैं कि जो जिसे शरीर भी मिला है, जो अंतस और आचरण दोनों से भी क्या है, मनु का ही आचरण कर रहा है, मनुष्य का ही आचरण कर रहा है। अपने स्वरूप ही अपना आचरण और व्यवहार और अपना अंतस को जिसने बना लिया है, वो सच्चा मनुष्य यहाँ पर कहने का मतलब है। सच्चा मनुष्य वह है जो जीवन की हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर में रहता है। अपने जीवन को बोझ की तरह नहीं, बल्कि सीख की तरह, बल्कि एक अभिनय की तरह, बल्कि एक नाटक की तरह, बल्कि खेल की तरह जीता है। उसका नाम है नाटक, उसका नाम है ड्रामा। ड्रामे की तरह जीता है और उससे सीख लेता है, उससे प्रेरणा लेता है और जीवन को एक नाटक बनाता है। जीवन में बहुत तेजी से और कई बार एक झटके में बदल जाता है। आप डिनर टेबल पर, खाने वाले जहां पर खाने का स्थान है, यहाँ पर डिनर टेबल है। ये आंग्ल भाषा क्योंकि अमेरिकी की लेखिका है, तो उसने डिनर टेबल कहा है। डिनर मतलब होता है रात्रि का भोजन, और टेबल मतलब होता है मेज। जहां पर हम रात्रि का भोजन करते हैं वहां की बात कर रहे हैं, उसको आंग्ल भाषा में डिनर टेबल कहते हैं। तो प्रश्न करना चाहिए डिनर टेबल क्या होता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा में नहीं है बात। अब क्षेत्रीय भाषा में लाने पर हमें क्या करना पड़ेगा, चिंतन करने पर, श्रम करना पड़ेगा उसको। ध्यान डिनर को मैं आप गूगल में सर्च करना, अच्छा डिनर का मतलब क्या था, अच्छा गूगल में सर्च करना पड़ेगा, अच्छा डिनर का मतलब होता है रात्रि का भोजन, अच्छा ठीक। टेबल का मतलब था अच्छा मेज, अच्छा ठीक। तो पर इतने बड़ा श्रम करना पड़ेगा, बड़ा आलस्य पर माथों भगाना पड़ेगा। अब डिनर टेबल कहेंगे हाँ ठीक है, शब्द को हमने पकड़ लिया, बस डिनर टेबल होता है जी। लेकिन क्या होता है डिनर टेबल मतलब, उसको क्षेत्रीय भाषा में लाने के लिए हमें श्रम करना पड़ेगा, आलस्य पर माथों भगाना पड़ता है। अचानक एक झटके में जान निकल जाती है। कई बार आपने जीवन का एक दिन आम दिनों की तरह शुरू ही होता है, आपको लगता भी नहीं कि ऐसा कुछ होगा जिससे आप अपना जीवन में अचानक जिससे आपका जीवन अचानक बदल जाए, और आप उस दिन के उस क्षण को अपने जीवन में हमेशा याद रखेंगे। हालांकि इतने लंबे अनुभव के बाद अब मुझे लगता है कि हमारे जीवन के अनहोनी के बारे में पहले से कुछ कहा नहीं जा सकता। अचानक आई विपत्ति का सामना करते हुए हम महसूस करते हैं कि असाधारण घटना आमतौर पर बहुत साधारण परिस्थितियों के बीच घटती है। हमें साफ नीला आसमान दिखाई देता है, अचानक कोई विमान नीचे गिरता है, सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो जाती है। अचानक कार में आग लगती है, कार
जो कार को चलाने वाला व्यक्ति था वो भी व्यक्ति मर जाता है, जिससे वह पूरे परिवार के पालन बीच में। दरअसल जीवन के बीच ही हम मृत्यु के बीच भी होते हैं। ख्याल हमें रखना चाहिए, जैसे हमारा जन्म होता है वैसे ही हमारे मृत्यु होने भी प्रारंभ हो जाती है। उस घटना का वो घटना पूर्ण कब होती है? जब घटना पूर्ण हो जाती है उसको कहते हैं हम इसकी मृत्यु हो गई, हम कहते हैं। लेकिन जैसे ही जन्म हुआ तैसे ही दूसरी घटना प्रारंभ हो जाती है। निरंतर सृजन हो रहा है, निरंतर विध्वंस हो रहा है, कुछ जन्म ले रहा है, कुछ मर रहा है निरंतर। इसका हमें स्मरण रखना चाहिए। घटना पूर्ण जिस दिन होती उस दिन हम कहते हैं मृत्यु पूर्ण हुई, उस दिन कहते हैं हाँ इसकी मृत्यु हो गई। वो घटना अंतिम परिणाम वो है। दिसंबर 2003 की एक रात को मैं अपने पति के साथ रात का भोजन कर रही थी। अचानक मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा, सब कुछ खत्म हो गया। उनके 5 दिन पहले से मेरी इकलौती बेटी अस्पताल के आईसीयू में बेसुध पड़ी थी। दरअसल क्रिसमस की सुबह ही वह बीमार पड़ी थी और शुरुआत में जिसे सामान्य फ्लू समझा गया वह न्यूमोनिया में तब्दील हो गया। उस दौरान कई महीने तक मैं अजीब स्थिति में थी और मृत्यु, बीमारी, सामान्य और संभावनाएं, भाग्य, शादी, बच्चे, स्मृति और जीवन के बारे में मैं अजीब विचारों से जूझती रही। मैं एक लेखिका हूँ, लंबे समय तक जीवन के बारे में अपने विचार मैं शब्दों में व्यक्त करती रही, लेकिन शौक और झटकों ने मुझे ऐसा अनुभव करा दिया कि मुझे लगता है कि जीवन के बारे में सिर्फ लिखकर बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है। अमूमन लेखों को दार्शनिक भी कहा जाता है, क्योंकि जिन व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर लेखक लिखता है वे व्यापक अर्थ में समाज और सभ्यता पर भी लागू होते हैं। लेकिन जीवन से जुड़े कई अनुभव लेखकों को भी हैरान और स्तब्ध कर देते हैं। वैसी स्थिति में जीवन को परिभाषित करने के लिए लेखीय अनुभव भी काम नहीं आता है। अलबत्ता यह कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि लेखक हो या सामान्य आदमी, उसे जीवन से हर पल सीखना चाहिए, लर्निंग करना चाहिए। निरंतर परिवर्तन हमें करना चाहिए, निरंतर हमें तैयार हमें रहना है, रेडी हमें होना है। शौक या व्यक्तिगत क्षति का मतलब यह नहीं कि हम जीवन के प्रति कटुता पालें, बल्कि हमारे क्षति के जरिए भी जीवन हमें सिखाता है। इसलिए सच्चा मनुष्य तो वही है। सच्चा मनुष्य मतलब जो अंतर आचरण से मनुष्य का जो रूप, जो मनुष्य रूपी जो हमारा मनु जो है, जो बंधन से मुक्त है, और साथ ही साथ जो उसका स्वभाव, जो मनुष्य का स्वभाव है, उसका रूप जो आचरण कर रहा है, उसका अच्छा अंतस है और आचरण है, वो सच्चा मनुष्य। नहीं तो मनुष्य तो बहुत है, 7-8 अरब पृथ्वी में भी जनसंख्या, पॉपुलेशन करीब 8 अरब के करीब है। 7 अरब 77 करोड़ करीब क्या है जनसंख्या है, पॉपुलेशन है वसुधा में, वर्तमान में जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। पहले कम थी, अभी तो वृद्धि होती जा रही है। विज्ञान के माध्यम से हमने व्यक्ति की मृत्यु दर को, हमने जो हो रही थी उसकी दर को हमने कम कर दिया है, जन्म दर को हमने बढ़ा दिया है। तो जनसंख्या का, पॉपुलेशन का तो विस्फोट होना ही है, जनसंख्या वृद्धि तो होनी है। ऐसी विस्फोट नहीं हुआ था। पहले भी जनसंख्या कम थी, लेकिन जन्म हो रहा था, एक जगह से जन्म हो रहा था, इसे निकलते जा रहे थे, यहाँ से आ रहे थे, यहाँ से जा रहे थे, यहाँ से आ रहे थे, यहाँ से जा रहे थे, बराबर दोनों में बैलेंस समतुल था। लेकिन अब क्या हो रहा है, आ तो रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, लेकिन जाने की संख्या हमने कम कर दी है। तो जनसंख्या का वृद्धि होना है, विस्फोट तो होना ही है। लेकिन मनुष्य कौन है? मनुष्य तो इतने सारे हैं, लेकिन मनु कौन बन पाया? इसलिए हम मनुष्य और मनु में थोड़ा अंतर हम करने का प्रयास करेंगे। मनु कौन बन पाया? मनु तो मनु अर्थात सच्चा मनुष्य था मनु, जो जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर रहता है। जीवन को बोझ को तो नहीं, बल्कि सीख की तरह, बल्कि नाटक की तरह, बल्कि अभिनय की तरह जीवन को जीता है। वो उसकी कला है। प्रत्येक व्यक्ति आप अभिनय एक नाटक की तरह, एक खेल की तरह जीता है, एक ड्रामा की तरह जीता है। उसकी दृष्टि है। लेकिन स्वभाव तो ये है कि हम नाटक की तरह में जीना, मतलब स्वभाव हमारा ये है, नेचर हमारा ये है। तो यही बड़ी बात पूर्ण होती है। आइए मुख्य प्रश्न को ले लें। यहाँ पर बात करते हैं, कल हमने योनि के बारे में बात कर ली थी। जन्म कुंडली में वर्ग, योनि, गण, युजा, नाड़ी चंद्र के नक्षत्र से निश्चित किया जाता है, जबकि वर्ण हंसक वर्ण वश्य चंद्र की राशि से निश्चित करते हैं। कह रहे हैं कि एक तो हमारा जन्म कुंडली से हम क्या करते हैं,
जन्म कुंडली से हम योनि गण युजा नाड़ी चंद्र नक्षत्र से निश्चित हम किया जाता है। चंद्र के नक्षत्र से हम क्या करते हैं, जन्म कुंडली में योनि गण युजा नाड़ी, ये चंद्र के नक्षत्र से हम निश्चित करते हैं। जबकि वर्ण हंसक वर्ण मैंने वश्य हो गया, चंद्र की राशि पर निश्चित कर, राशि से हम निश्चित करते हैं। अब चंद्र की नक्षत्र और चंद्र की राशि में क्या फर्क है? चंद्र के नक्षत्र, नक्षत्र हमने कहा तारों का समूह, और राशि मतलब नक्षत्रों का समूह, ये अंतर समझे। नक्षत्र क्या है? तारों का, स्टार ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्टार, मतलब स्टारों का समूह को हम नक्षत्र बोलेंगे, और राशि जो है वो नक्षत्रों का समूह है, क्योंकि एक राशि में 2 नक्षत्र और 1 चरणाक्षर आता है, अर्थात 9 चरणाक्षर आता है। और नक्षत्र क्या है? तारों का समूह है, उसमें कितने तारे आते हैं उसका तो हमें खोज करना है कितने आते हैं, लेकिन तारे आते हैं, तारों का समूह को हम कहते हैं नक्षत्र। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर वर्ग योनि गण युजा को और नाड़ी को अगर हमें देखना है तो चंद्र के नक्षत्र, अर्थात नक्षत्र मतलब तारों के समूह को हमें देखना है। चंद्रमा कहाँ पर है? चंद्रमा के स्थान में जो उसके स्थान पर जो ऊपर जो वहां पर जो इसके आसपास जो तारों का समूह, जो नक्षत्र में जो तारों का समूह है उससे हम निश्चित करते हैं। वर्ण हंसक वश्य चंद्र की राशि पर, अर्थात नक्षत्रों के जो उसके आसपास जो हैं, आसपास जो नक्षत्रों का जो समूह है उसके आधार पर हम करते हैं। योनि के बारे में बात कर ली है। 14 योनि में 14 प्रकार के प्राणी का विचार किया गया है। 2 नक्षत्रों में 1 योनि में लिया गया है। योनि में दशाएं प्राणियों के अनुरूप उस चंद्र नक्षत्र के जातकों में स्वभाव और लक्षणता देखने को मिलती है। विवाह के समय उदासीन वैध योनि या महावीर योनि के बीच विवाह संपन्न कराने योग्य नहीं होता है। दोनों पात्रों को एक ही योनि में से पसंद करना ही श्रेष्ठ होता है। ऐसा न हो तो मित्र योनि के पात्रों के बीच पसंदगी कर सकते हैं। गण के बारे में हमने बताया था। युजा नाड़ी के बारे में बताया। अश्विनी भरणी के तरह यहाँ पर ये नक्षत्र दिए हैं। योनि हो गया, अश्व गज मेष सर्प श्वान मार्जार, ये गण दिए हैं। योनि गण युजा और नाड़ी हमने कहा 3 होते हैं, आदि मध्य और अंत होते हैं। 3 नाड़ी होते हैं। युजा पूर्व मध्य अंत, युजा भी पूर्व मध्य अंत होते हैं। गण देव मनुष्य राक्षस होता है। देव मनुष्य राक्षस ये गण हो गए। उसका योनि की हमने बात की। अश्व गज मेष सर्प श्वान मार्जर, ये योनि है, मतलब शरीर। योनि का मतलब हम मनुष्य योनि कहते हैं, 84 लाख योनि कहते हैं, मनुष्य योनि कहते हैं और योनि कहते हैं। आप ज्योतिष में भी योनि कह रहे हैं, जो मनुष्य योनि कहते हैं वही योनि है, बिल्कुल भी योनि है। अश्व योनि मतलब अश्व रूपी शरीर, गज रूपी शरीर, मेष रूपी शरीर, सर्प रूपी शरीर, श्वान रूपी शरीर, योनि। ऐसे 84 लाख योनि होती है, 84 लाख। मेष मार्जर मूषक गौ योनि, महिषी योनि, व्याघ्र, ये सब होते हैं, योनि होते हैं। ऐसे वर्ण बताया हमने, 4 वर्ण कहते हैं। हमने कहा था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण होते हैं। कल हमने बात की थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण होते हैं। कल हमने इस पर बात की थी। ब्राह्मण का स्वरूप क्या होता है? 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। विप्र को हम सर्वोच्च मतलब पहली मुलाकात, सर्वोच्च मतलब कोई ऐसा नहीं है कि एक क्रम में ये क्रम, ऐसा नहीं है। सर्वोच्च मतलब पहली मुलाकात ब्राह्मण से होती है, दूसरी मुलाकात क्षत्रिय से, तीसरी मुलाकात वैश्य से, चौथा मुलाकात शूद्र से होती है। पहली मुलाकात हमारा महत्वपूर्ण, हमारा कहते हैं कि हम मस्तिष्क से देखते हैं आज की व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, पहले उसको मस्तिष्क यहाँ से देखते हैं। उसके बाद फिर उसका दूसरा भाग बाहुबल से देखेंगे कितनी शरीर का ताकत है। उसके बाद उधर के देखेंगे, उसके बाद फिर उसके पैरों को हम देखते हैं। तो यही शरीर का मतलब हमने वर्ण मतलब शरीर के 4 भाग हमने कहा, व्यक्ति के 4 विभाग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ऐसे जीवन का भाग हमने कहा, जीवन के 4 भाग। उसी वैश्य को हमने कहा वर्णाश्रम कहा, नहीं 4 वर्ण 4 आश्रम, 4 व्यक्ति के विभाजन, 4 जीवन के विभाजन, 4 व्यक्ति के खंड, 4 जीवन के खंड।
तो विप्र सरोज मतलब ये हमारा सरोज मतलब ये हमारा ऊपर है ना सर, ये वाला हिस्सा हमारा ऊपर है, इसलिए ब्राह्मण विप्र विप्र इसको भी कहते हैं। दूसरा क्षत्रिय हमारा भुजाओं वाला हो गया। तीसरा वैश्य मतलब उदर वाला, पेट वाला हो गया, पेट पूजा जो हमारे कराई। और चौथा होता है शूद्र, हमारे जो पैर से हम चलते हैं, शिवा। ये हमारा शरीर के भाग हुई। समाज फिर वर्ण चक्र इसमें दिया हुआ है, विप्र क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब बताया कि विप्र में जो ब्राह्मण क्या होगा, कर्क वृश्चिक और मीन राशि होती है। जिसकी क्या है कर्क राशि है, जिसकी वृश्चिक राशि, जिसकी मीन राशि, उसका वर्ण क्या है, उसका स्वभाव क्या है, विप्र है। मतलब उसका प्रधान वर्ण क्या है, उसका ये है। क्षत्रिय होगा तो उसका क्षत्रिय वर्ण जिसका सिंह राशि, धनु राशि, मेष राशि। वैश्य का कन्या, मकर, वृश्चिक। शूद्र का तुला, कुंभ, मिथुन। ऐसी हंसक दे रखा है। हंसक के बारे में बता रखी है कि पहले जल तत्व, फिर अग्नि, फिर पृथ्वी, फिर वायु तत्व बताए हुए हैं। जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी, वायु, 4 तत्व यहाँ पे दिए हैं। जल तत्व मतलब कर्क राशि वाला जो होता है वो जल तत्व होता है, याद हमें रखना चाहिए। फिर वैश्य बताया है, वैश्य के बारे में बताया कि जलचर ये होता है। जिसकी कर्क राशि है उसका क्या होगा, वैश्य होगा, जलचर होगा। ये मैंने कल समझा था। राशि और वर्ण के बारे में दिया है। जिसका अक्षर क्या दिया है, कर्क राशि में ह और ड आते हैं, ये ख्याल में रखना चाहिए। जिसका नाम ह से होगा, जिसका नाम ड से होगा, उसकी राशि कर्क राशि होगी, ख्याल रखना चाहिए। जैसे हीम हो गया, ये क्या है, कर्क राशि होगी इसकी। ऐसे अन्य शब्द दे रखे वर्ण, अथा वर्ण मतलब अक्षर। वर्ण संस्कृत शब्द है, अक्षर हिंदी शब्द है। इन अक्षर होते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति का 12 राशि, मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन 12 राशि होती है। और ये अक्षर में दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 इसमें अक्षर होते हैं। 37 अक्षरों के हिसाब से क्या है, पूरे व्यक्ति का नामकरण होता है इन 37 अक्षर से ही। किसी का औ से, किसी का लौ से, किसी का हौ से, किसी का मौ से। मौ से होगा तो उसकी राशि सिंह होगी, कौ से होगा तो उसकी मिथुन राशि होगी, बौ से होगा तो वृश्चिक होगी, औ से होगा तो मेष होगी, गौ से होगा तो कुंभ होगी, खौ से होगा तो मकर, धौ से होगा तो धनु, नौ से होगा तो वृश्चिक, रौ से होगा तो तुला, पौ से होगा तो कन्या और दौ से होगा तो मीन। ये राशि बता रहे, शब्द बता रहे। 37 अक्षर 37 वर्ण के आधार पर व्यक्ति के नामकरण होता है। नक्षत्र उसके वर्ण दे रखे हैं। नक्षत्र के वर्ण यहाँ पर नक्षत्र दिया, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी से लेकर के 27 नक्षत्र ये हैं, पूरे 27 नक्षत्र रेवती तक। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य। पुष्य नक्षत्र किसका है, जिसका हु शब्द है। चरणाक्षर के बारे में बता दे रखा है। चरणाक्षर मतलब हमने कहा 108 चरणाक्षर होते हैं और इन 108 को हमने 27 नक्षत्रों में बांट रखे हैं। और एक चरणाक्षर में क्या होता है, एक नक्षत्र में 4 चरणाक्षर आते हैं और एक राशि में 9 चरणाक्षर आते हैं, अर्थात 2 नक्षत्र प्लस 1 चरणाक्षर, अर्थात 9 चरणाक्षर आते हैं। तो ये बताने का यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर ये वर्ण अक्षर अक्षर दे रखे, वर्ण दे रखे। यहाँ पर थोड़ा सा ज्योतिष के हिसाब से इसको बना रखा है। चूचे, चूला, जैसे आप यहाँ पर पुष्य है, पुष्य में 4 अक्षर आते हैं, हु, हे, हो, डा आते हैं। अब ह और दोई तो हैं, दो ही तो शब्द इसमें ह और डो है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ह और डो वाला उसका राशि कर्क होगी, उसका नक्षत्र पुष्य होगा। ये बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। तो वर्ग और योनि के बारे में, अर्थात वर्ग अक्षर अर्थात वर्ग और योनि के बारे में बताया है। पुराना पर दिया है प्राणी वर्ग और नामाक्षर दिया हुआ है। गुणमशी यहाँ पर हो, यहाँ पर दिया होगा क हो, तो मेष, स्वान, सर्प, मार्जर, गरुड़, चूहा, हरिणी, मेष ये दिया हुआ है। यहाँ पर 5 वर्गों में वेद गिना जाता है। तो ये गरुड़, मार्जर, सिंह, स्वान, सर्प, चूहा, हरिणी, मेष ये दिया हुआ है। इसमें हो, ये हो वाला ये दिया है। तो मेष क्या है, इसी बताओ। जहां पर लिखा है 100 में यहाँ नीचे वाले दांत में, जीव वाले दांत में स्पर्श करना चाहिए। फिर अगले वाले 100 में ऊपर, फिर 30 वाला दूसरे मध्य वाला 100 में 100 और हो। इनका क्या होगा, इसकी जो वर्ग जो होगा वो क्या होगा, मेष होगा। इनकी बात पूर्ण हो जाती है। अगली इकाई है चंद्र, जन्म चंद्र और घात। ये बात दिया, इसमें ज्यादा घात चक्र यहाँ पर दिया हुआ है। बस यहीं पर बात पूर्ण हो जाती है। यहीं पर पाठशाला को विराम देते हैं। तो ये बात हम बोल लेंगे। मानना नहीं है, जानना है, आनंद महोत्सव जीवन जीना है। मेरी बातों को प्रेम पूर्वक शांति सुना, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।